Yes, everyone. Now let's continue the chapter 5th of history when people rebel 1857 and after. आज ये वीडियो का फोर्थ पार्ट रहेगा। इस पार्ट में आपका चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। लास्ट के दो टॉपिक्स रहे, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था चैप्टर में कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने दोबारा से कमबैक किया, कंपनी ने दोबारा से फाइट बैक किया और उन्होंने क्या करा, दोबारा से उन सारे स्टेट पे कब्जा करना स्टार्ट करा जो कि जहां पे लोगों ने ज्यादा रिबेलियन स्टार्ट कर दिया, जहां पे मैसिव रिबेलियन होने स्टार्ट हो गए थे। उन जगह पे ब्रिटिशर्स ने दोबारा से अटैक किया, वहां के नवाब लोगों को मारा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था दिल्ली में, दिल्ली द मुगल्स में हमने पढ़ा था ना कि सबसे पहले उन्होंने अटैक कहां पे करा, बहादुर शाह जफर पे, बहादुर शाह जफर पे। उनको और उनकी वाइफ को जेल के अंदर डाला, उसके कुछ टाइम बाद वो वहां पे मर गए, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा जो रिबेलियन, जहां पे सबसे ज्यादा मैसिव ग्रुप जिसने लिया था जिस जगह पे, उस जगह पे उन लोगों ने सबसे पहले अटैक करा, जैसे कि दिल्ली था, सेंट्रल स्टेट था, राइट। इस तरह करते करते वो आगे बढ़ते गए, ठीक। और क्या करा, उन्होंने कम बैक करके दोबारा से हर एक जगह को, हर एक टेरिटरी को कैप्चर करने स्टार्ट करा। किसने? ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। इसके आगे से आज देखो क्या कंटिन्यू हमारे पास, तात्या तोपे एस्केप टू द जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड कंटिन्यू टू फाइट a guerrilla war with the help of many tribals and peasant leaders, ठीक है। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे रानी अवंतीबाई को मारा गया, बहादुर शाह जफर को मारा गया। ये सारे वो लोग थे जिन्होंने एक टाइम पे अपने स्टेट से ब्रिटिशर्स को पूरी तरीके से निकाल दिया, बट आखिर जब उनका कमबैक हुआ, इन लोगों ने दोबारा से उस जगह को रिकैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। उसमें से एक जगह कौन सी थी? तात्या तोपे जहां थे, ठीक है। तात्या तोपे किसके साथ थे? रानी लक्ष्मीबाई के साथ। उन्होंने झांसी पे ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल दिया, राइट। तो तात्या तोपे के साथ क्या हुआ तो बोला है, तात्या तोपे एस्केप टू द जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड कंटिन्यू टू फाइट अ गुरिल्ला वॉर। क्या बोला है? तात्या तोपे एस्केप टू द जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। तात्या तोपे को सेंट्रल इंडिया के जंगल से लिया गया और उन्होंने गुरिल्ला वॉर को लड़ाई करना स्टार्ट। गुरिल्ला वॉर में वो इंक्लूडेड थे, उस चीज के पार्टिसिपेंट थे। वहां पे उन्होंने लड़ाई करना कंटिन्यूड रखा विद द हेल्प ऑफ मेनी ट्राइबल्स एंड पीजेंट लीडर्स। कुछ ट्राइबल्स, कुछ पीजेंट लीडर के साथ उन्होंने क्या करा, इस लड़ाई को कंटिन्यू रखा। किसने? तात्या तोपे ने। गुरिल्ला वॉर में वो इन्वॉल्व थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ही वाज कैप्चर्ड, ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859। रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था 1857 में। विद इन 2 इयर्स किसने? ब्रिटिशर्स ने कमबैक करा और एक एक करके सबको मारते गए और टेरिटरीज को दोबारा से कैप्चर करना स्टार्ट करा, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या करा, किसको पकड़ा? तात्या तोपे। कहां से? जंगल से, फ्रॉम द जंगल ऑफ सेंट्रल इंडिया ही कैप्चर्ड द तात्या तोपे। इन्होंने वहां से तात्या तोपे को पकड़ा जो कि गुरिल्ला वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे। वहां से इनको पकड़ा, ये लड़ते लड़ते हार गए और एट द एंड इनकी डेथ हो गई इन अप्रैल 1859। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्या था हमारे पास? ब्रिटिशर्स ट्राई टू विन बैक पीपल्स लॉयल्टी। अब देखो चीज क्या है कि वो लोग अपना कब्जा कहां पे जमाना चाह रहे हैं? इंडिया के अंदर। तो इंडिया के हर एक स्टेट को उनको अपना कब्जा जमाना है ना। तो कब्जा जमाने के लिए बच्चे क्या करना पड़ेगा? लोगों का अटेंशन चाहिए होगा उनको, ठीक है। जब तक लोग उनकी बात सुनेंगे ही नहीं, क्या उन लोगों को ये फील होगा कि हमारे यहाँ पे क्या है, हमने जो कैप्चर करा है, हमारे यहाँ पे अथॉरिटी है? नहीं। जब तक कोई सामने वाला आपकी बात नहीं मानेगा, आपको ये चीज नहीं समझ आएगी या आपको ये चीज नहीं रिफ्लेक्ट करेगी कि आपके हाथ में सारी पावर है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि हमने मेन नवाब लोगों को तो मार दिया, लेकिन जो जनता बची, जो पब्लिक है, इंडियन पब्लिक, हमको इनका क्या, इनका ट्रस्ट दोबारा से गेन करना पड़ेगा। जो इनका भरोसा था हम पर या फिर जिस तरीके से हमारी बातें माना करते थे, वो चीज हमको दोबारा से रीगेन करना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इन लोगों की लॉयल्टी को दोबारा से जीतना स्टार्ट करा। किस वेज में करा उन्होंने? पहले नेक्स्ट पॉइंट किया हमारे पास, द डिफीट ऑफ रिबेल फोर्सेस एनकरेज डिसर्जन। क्या बोला है कि जो हमारी रिबेल फोर्सेस थी वो हार चुकी थी, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स ने दोबारा कमबैक करा और जितनी हमारी रिबेल फोर्सेस थी, जितनी हमारी आर्मीज थी, उन्होंने क्या करा, उनको क्या करा, हरा दिया गया। इस चीज ने क्या करा, एनकरेज करा। किस चीज को? डिसर्जन को। एनकरेज डिसर्जन। डिसर्जन का मतलब कि अब वो ब्रिटिशर्स की बात ना माने, ऐसा हम इंडियंस के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। क्यों? क्योंकि हमारे जो इंडियन नवाब से जो राजा थे, सबको तो एक एक करके क्या कर रहे हो, मारे जा रहे हैं। तो अब हम किसके अंडर में होंगे? डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के। तो उनकी बात मानने के लिए हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन और बचता नहीं। इस चीज के लिए हमें और एनकरेजमेंट अपने आप मिल गई, जैसे हमारी रिबेल फोर्सेस हार गई। समझ आया? नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, टू विन पीपल्स लॉयल्टी द ब्रिटिश अनाउंस रिवॉर्ड फॉर लॉयल लैंड होल्डर्स who will continue to enjoy traditional rights over their land। क्या बोले बच्चे कि ब्रिटिशर्स ने लोगों का दिल जीतने के लिए, उनकी लॉयल्टी जीतने के लिए उन्होंने क्या करा है? द ब्रिटिश अनाउंस रिवॉर्ड्स फॉर लॉयल
लॉयल लैंड होल्डर्स हु विल कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट ओवर देयर लैंड। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या करा, एक रिवॉर्ड देना स्टार्ट कर दिया उन लोगों को जिनकी खुद की जमीनें थी, कि वो उस जमीन पे काम करेंगे, उससे जो जनरेटेड रेवेन्यू हो वो किसको देंगे, ब्रिटिशर्स को। उसके रिटर्न में ब्रिटिशर्स उनको क्या प्रोवाइड करते थे, कुछ रिवॉर्ड देते थे। अगर ब्रिटिशर्स इन सारे ट्रिक्स एंड टिप्स को अप्लाई करेंगे लोगों पर, तभी तो लोगों को क्या लॉयल्टी दोबारा से गेन कर पाएंगे, लोगों का ट्रस्ट दोबारा से गेन कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी उन्होंने क्या करा, उनके जितने राजा है, जितने नवाब, सबको क्या है, मार दिया एक तरह से। तो उनकी टेरिटरीज को दोबारा से रीगेन करना, दोबारा से रिकैप्चर करने के लिए उनको लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने क्या करा कि वो लोग जिनकी खुद की जमीन है वो उससे अपने ट्रेडिशनल राइट्स को एंजॉय करें। ट्रेडिशनल राइट्स मतलब उनका खेत है, वो जिस भी चीज का मन उस चीज की खेती कर सकते हैं, उस लैंड को जैसे उनको यूज करना उस तरीके से यूज कर सकते हैं ओवर देयर लैंड। ठीक है, इन रिटर्न में उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, रिवॉर्ड। ऐसे ही ट्रिक वगैरह किसने अप्लाई करी है, ब्रिटिशर्स ने, टू विन पीपल्स लॉयल्टी। समझ आया? आगे क्या है, इफ एनीवन हु रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश surrendered themselves and if they had not killed any white people they would remain safe and their rights and claims to land would not be denied। ठीक है, देखो इस पॉइंट में क्या बोला बच्चा, कि if any who rebelled against the British surrendered themselves। ठीक है, कि वो लोग जैसे उन्होंने राजा नवाब लोगों को मार दिया, ठीक, उनके साथ क्या हर सेक्शन से लोग उठ के आए थे ना लड़ाई के लिए, तो क्या बोला है कि अब जो जनता बाकी है, ठीक है, अगर उनमें से कोई ऐसा निकला जो हमारे अगेंस्ट खड़ा था, अभी रिवॉल्ट ऑफ 1857 में कोई हमारे अगेंस्ट जो खड़ा था, इनमें से अगर कोई निकला जो जनता बैठी, ठीक है, अगर इन्होंने अपने आप सरेंडर कर दिया कि हाँ हम इस रिबेलियन में अपने इंडियन सोल्जर के साथ हम क्या थे, खड़े थे, ठीक है, द ब्रिटिश सरेंडर्ड देमसेल्फ एंड दे हैड नॉट किल्ड एनी व्हाइट पीपल। ठीक है, अगर वो सरेंडर क्या सरेंडर करते हैं कि हम अपने स्पॉइल्स के साथ हम इस रिवॉल्ट में खड़े थे, अगर वो ये चीज सरेंडर कर देते हैं, और अगर वो, ठीक है, अगर वो ये चीज सरेंडर कर देते हैं और ये बता देते हैं कि हम खड़े तो थे लड़ाई में, लेकिन हमने किसी भी व्हाइट पीपल को, किसी भी ब्रिटिशर्स को, किसी भी गोरे लोगों को नहीं मारा, तब जाके वो बच जाएंगे। ठीक है, तब जाके वो बच जाएंगे, अदरवाइज वो एक तरफ से सबको एक लाइन से मारना स्टार्ट करेंगे। इससे बेटर क्या है, तुम अपने आप को सरेंडर करो कि हाँ हम इस रिवॉल्ट में खड़े थे, लेकिन हमने किसी गोरे लोगों को नहीं मारा। अगर तुमने मारा होगा तो तुमको जान से मार डालेंगे वो। सो इट्स बेटर टू एक्सेप्ट, ये करो कि हमने किसी व्हाइट पीपल को नहीं मारा, ये चीज बताओ उनको, नहीं हमको तो पता चले जाएगा, ये चीज हमको बताओ कि हमने किसी गोरे लोगों को नहीं मारा। अगर आपने नहीं मारा होगा, क्या लिखा है, दे वुड रिमेन सेफ, वो पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर रहेंगे, एंड देयर राइट एंड क्लेम्स टू लैंड वुड नॉट बी डिनाइड। उनके जो भी राइट्स रहेंगे अपनी लैंड के लिए, अपनी जमीन के लिए, वो सारे क्या रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, वो उनसे छीना नहीं जाएगा, उनको किसी भी चीज के लिए मना नहीं करा जाएगा, वो अपनी लैंड के साथ चाहे जो करे। समझ आया? ये बातें कौन बोल रहा है, ब्रिटिशर्स, हम इंडियन लोगों को जो बचे हुए थे, राइट, टू विन देयर लॉयल्टी, ताकि वो अपना कब्जा वहां पे दोबारा दिखा सके, अपनी पावर को शो कर सके कि अब यहाँ की जो अथॉरिटी है वो पूरी तरीके से किसके हाथ में है, ब्रिटिशर्स के हाथ में। क्योंकि ये बात है 1857 का रिवॉल्ट है, आजादी हमें कब जाके मिली, 1947। ठीक है, तो अराउंड हाउ मेनी इयर्स, अराउंड 80 to 90 इयर्स उन्होंने फिर भी अभी हम पे राज करा था। ठीक है, क्लियर है? आगे देखो क्या है, आफ्टरमैथ। ठीक, आफ्टरमैथ का मतलब बच्चे ये है कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, लोग मरे, लोगों ने साथ में आए, पार्टिसिपेट कर, यूनिटी बनाई, ठीक है, ब्रिटिशर्स से दोबारा से कम बैक करा, बहुत से नवाब राजा ने अपने टेरिटरीज को खो दिया, इवन उन्होंने अपनी जान भी खो दी। इस सब चीजों का इंडियन लोगों पर, उस सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, आफ्टरमैथ का मतलब इफेक्ट क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इस रिवॉल्ट के। क्लियर है? क्या लिखा है इसमें, बाय द एंड ऑफ द 1859 द ब्रिटिश हैड रीगेन कंट्रोल ऑफ द कंट्री। बोला है 1859 के एंड तक ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल दोबारा से कंट्री के ऊपर कर लिया था। ठीक है, अब आगे क्या है, इंपॉर्टेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। अब उन्होंने जब टेरिटरी को दोबारा से रिकैप्चर कर लिया, इंडिया को दोबारा से रिकैप्चर कर लिया, उन्होंने क्या करा, फिर वहां पे कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करे। फ्रॉम विच वन ऑफ द चेंजेस वी हैव, इन 1858 a new act was passed and transferred powers to the East India Company to the British Crown in order to ensure more responsible management of the Indian affairs। क्या बोला बच्चे कि उन्होंने एक एक्ट पास करा, कब, 1858 में। In 1858 a new act was passed and transferred powers to the
ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। ठीक, उस एक्ट में उन्होंने क्या करा कि जो सारी पावर थी किसके हाथ में दे दी गई, ईस्ट इंडिया, कुछ पावर उठा के उस एक्ट के अकॉर्डिंग किसके हाथ में देगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, ताकि वो जो पूरा इंडियन अफेयर जो भी है उसको अच्छे से कंट्रोल कर सके, अच्छे से उसको रेगुलेट कर सके। क्या लिखा है यहाँ पे, पावर्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी to the British Crown in order to ensure more responsible management of Indian affairs, कि इंडिया के अंदर जो भी काम चल रहा है, जो भी राजपाट है उसका, उसको अच्छे से मैनेज करना और उस चीज के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना। ठीक है, उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से लेना, ये काम कौन कर पाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा, सारी पावर, सारी अथॉरिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको दे दी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्लियर है, पहला चेंज आया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट चेंज हमारे पास क्या है, the responsibility of the matters of a British cabinet was of a British cabinet appointed as a Secretary of State and he was given an Indian council to advise him। क्या बोला है, the responsibility of the matters was of a British cabinet appointed as a Secretary of State, कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यानी कि पूरे इंडिया के अंदर किसी बात से रिलेटेड जो भी मैटर हुआ करता था, उन सब चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास थी, एक ब्रिटिश कैबिनेट के पास। ठीक है, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं, केंद्रीय मंत्री। ठीक है, तो ऐसे जो ब्रिटिश कैबिनेट यानी कि ब्रिटिशर्स के वो सारे मंत्री, उनमें से एक मंत्री को, एक कैबिनेट को सारी पावर्स दे दी गई थी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई थी। उसमें क्या बोला था, इनको एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया गया था। ठीक है, एंड ही वाज गिवन एन इंडियन काउंसिल टू एडवाइज हिम। ठीक, अब वो सारी चीज मैनेज करेंगे, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास रहेगी। इसके लिए उनको एक इंडियन काउंसिल की तरफ से एक पर्सन को दिया गया था जो कि उनको हर बात के लिए एडवाइस करेगा। बिकॉज इंडिया के अंदर देखो मेन क्या है, लैंग्वेज का डिफरेंस है, राइट, कि कहाँ पे किन चीजों की कमी है, कहाँ क्या चीज ज्यादा नीडेड है, ये चीज आपको वो बंदा ज्यादा अच्छे से बता पाएगा जो वहीं पे कंटिन्यू रह रहा है। तो वो कौन रह रहा है, हम इंडियंस रह रहे हैं ना, तो उन इंडियंस में से एक आदमी को उठाकर किसको दिया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट को हमने एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट करे थे, उनको दिया गया, ताकि वो हर चीज उसको एडवाइस कर सके, उसको बचा सके। इसकी वजह से क्या होगा, वो जो हमारे ब्रिटिशर वाला आदमी है, वो जो हमारे क्या कैबिनेट मिनिस्टर है, वो हमारी कंट्री को अच्छे से रेगुलेट कर पाएगा, मैनेज कर पाएगा, अच्छे से हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएगा। समझे, यानी देखो ब्रिटिशर से यहाँ भी दिमाग लगाया, कंट्री को चला रहे हैं अपने तरीके से, और ठीक है, कंट्री को चला रहे हैं अपने तरीके से, लेकिन एडवाइस किससे ली जा रही है, इंडियन से, और नाम किसका होगा, ब्रिटिशर्स का। समझ आ रही है चला के, इस तरीके से हमेशा वो रूलिंग करते हुए इंडिया के ऊपर। ठीक, आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय, कि जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे उनको किस चीज का टाइटल दिया गया, वाइसरॉय का टाइटल प्रोवाइड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑल द रूलिंग चीफ्स were assured that their territory would never be annexed in future. The Indian rulers were to hold their kingdoms as a subordinate of the British Crown. क्या बोले बच्चे, all the ruling chiefs were assured that their territory would never be annexed in future, कि जितने रूलिंग चीफ्स थे, कौन से, ब्रिटिशर्स के, अब किसका कब्जा आज कर रही है, कैप्चर किसने कर लिया, ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स के जितने भी रूलिंग चीफ्स थे, उनके अंदर क्या बिलीफ आ गया था कि इन फ्यूचर अब हमको कोई भी हरा नहीं पाएगा। ठीक है, इन फ्यूचर हमको कोई भी हरा नहीं पाएगा, अब जो हमारी अथॉरिटी वो क्या एकदम सेफ एंड सिक्योर है, राइट। आगे क्या है, द इंडियन रूलर्स वर टू होल्ड देयर किंगडम एज सबऑर्डिनेट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, कि आगे चल के भी अगर हमारे साथ कोई दिक्कत हो जाती है तो ब्रिटिश क्राउन की जगह उनकी सबऑर्डिनेट के जगह पर कौन, इंडियन रूलर्स उस किंगडम पे फिर क्या राज करेंगे, किसके बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिशर्स। जब ब्रिटिशर्स नहीं रहेंगे तो उनके बिहाफ पे सबऑर्डिनेट की तरह कौन एक्ट करेगा, इंडियन रूलर्स। समझ आया। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन आर्मी वाज रिड्यूस्ड एंड ब्रिटिश सोल्जर्स वर इंक्रीज। सिंपल है, क्या लिखा है कि आर्मी में क्या देखो पार्शियलिटी हर चीज में करते थे ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने आर्म फोर्सेस में क्या करा, अपनी जो ब्रिटिशर्स की जो नंबरिंग थी उनको कंटिन्यूड इंक्रीज करा, और जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी काउंटिंग को कम करा, यानी कि ब्रिटिश के सोल्जर्स ज्यादा थे, इंडियन सोल्जर्स कम थे उनकी आर्म फोर्सेस में। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मुस्लिम्स लैंड एंड प्रॉपर्टी वर कॉन्फिस्केटेड ऑन अ लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड एज सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी। क्या बोले बच्चे, कि जितने भी मुस्लिम लोग थे, ठीक है, उनकी लैंड, उनकी प्रॉपर्टी है जिसपे वो खेती करते थे, उन सारी चीजों को क्या कर लिया गया, सीज कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया उन लोगों पर। ठीक है, कॉन्फिस्केटेड का मतलब सीज्ड और टेकन अवे। ठीक,
तो क्या करा ब्रिटिशर्स ने, जितने मुस्लिम लोग थे उनकी लैंड, उनकी प्रॉपर्टीज को कब्जा कर लिया गया लार्ज स्केल पे, एंड दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी, और उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता था उन मुस्लिम्स को, ऐसा लगता था कि उन्होंने कोई क्राइम करा है, उसकी सजा हम उनको दे रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसे ट्रीट करते थे कि तुमने कोई ऐसे बुरा काम करा है, तुमने कोई क्राइम अटेंड करा है, इसलिए हम तुम्हारी लैंड्स को कब्जा कर रहे हैं। उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता था, किसको, मुस्लिम लोगों को। क्लियर है। देन नेक्स्ट वी हैव द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने क्या डिसाइड करा, टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल इन इंडिया, कि इंडियन लोगों का जो भी रिलीजन है और जो भी उन सोशल प्रैक्टिसेस करते हैं, अब उनके हम क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम लोगों की वो क्या, हर मेथड को, हमारे जो ट्रेडिशनल वे से हम जो भी चीज फॉलो करते आ रहे हैं, उस चीज को क्या करते, वो चेंज करते, जिससे लोगों का उनके ऊपर क्या था, एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था, लोगों को हमेशा नेगेटिव रिप्लाई जाता था। तो इस चीज को माइंड में रख के उन्होंने क्या करा कि अब इनके जो भी रिलीजन वगैरह होंगे, ठीक है, और क्या जो भी इनके सोशल प्रैक्टिस, यानी कि सोशली ये लोग जो भी कुछ करेंगे, हम उन चीजें क्या करेंगे, अब रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें बेटा किस लिए हो रही है, ताकि वो लोगों का दिल दोबारा से जीत सके, उनकी ट्रस्ट दोबारा से गेन कर सके। क्लियर है। आगे क्या है, पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड। क्या बोला है, पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स, कि जितने लैंडलॉर्ड थे, जितने जमींदार थे, एक टाइम पे क्या करा गया था, उनसे उनकी सारी अथॉरिटीज ले ली गई थी। उनको ये बोल दिया गया था कि जो लैंड का जो रेवेन्यू है उसको आप लोग कलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। वो कलेक्ट करने के लिए उन्होंने किसको हायर कर लिया था, अपने एक ब्रिटिश कैबिनेट को, ठीक। अब इन्होंने क्या बोला है कि पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार, कि अब ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई है जिसके थ्रू जितने लैंडलॉर्ड्स हैं, जितने जमींदार है, सबको क्या कर पाएंगे, प्रोटेक्ट कर पाएंगे, एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड, कि उनके जितने भी राइट्स है अपनी लैंड को लेकर, उन सब चीज को क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब अब कोई दूसरा आके उन जमींदार से, लैंडलॉर्ड से उनके राइट्स अपनी लैंड पर से कोई छीन नहीं सकता। ये सारे राइट्स, ये सारी चीजें किसने इंट्रोड्यूस करे, ब्रिटिशर्स ने। क्लियर है, समझ आया। पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हो गया। स्टार्टिंग हुई थी रिवॉल्ट से, रिवॉल्ट होते होते क्या कुछ राजा लोगों ने पार्टिसिपेट करा, नवाब लोग आ गए हैं, लोगों में यूनिटी फॉर्म हुई, बट एक टाइम पे जब ब्रिटिशर्स को रियलाइज हुआ कि ये जो हमारा रिवॉल्ट था अभी एक मैसिव रिवेलियन का फॉर्म इसने ले लिया है, तो कंपनी ने क्या करा, दोबारा से कमबैक करना स्टार्ट करा। आफ्टर द कमबैक कंपनी ने क्या करा, एक एक टेरिटरी को दोबारा से रिकैप्चर करना स्टार्ट करा, सारे राजा सारे नवाब को मारना स्टार्ट करा, और क्या करा, लोगों का दोबारा से लॉयल्टी रीगेन करना स्टार्ट करा। समझ आया। और क्या करे, उन्होंने कुछ चेंजेस को इंट्रोड्यूस करे ताकि लोगों की लॉयल्टी को दोबारा से जीत सके और उनका ट्रस्ट बना सके। समझ आया, क्लियर हुआ चैप्टर, ठीक है। यहाँ तक चैप्टर क्लियर है। आज के चैप्टर, ये चैप्टर एंड हो चुका है, समझ आया सबको, ठीक है, क्लास एंड हो चुकी है।